स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जनवरी माह के असाइनमेंट कक्षा 12वीं विषय हिंदी जहां पर मैं लेकर के आ चुका हूं और आपको इसका पूरा आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर 20 अंकों का है और 20 में 20 अंक लाने के लिए एक अच्छा सा उपाय आप लोगों के लिए यहां पर आंसर के रूप में ला दिया गया है। आप लोग इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसकी जानकारी आपको मिल सके। और आपको कमेंट्स करके ये भी बताना है कि आपको कौन सा विषय का असाइनमेंट चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं जनवरी असाइनमेंट नंबर 6, जहां पर कक्षा 12वीं का हिंदी विषय है, जहां पर आपका 5 प्रश्न आए हुए हैं। जहां पर आपका प्रश्न पहला नंबर आपका मिल जाएगा, रस का अक्षय पात्र से कवि ने रचना कर्म की किन विशेषताओं की ओर इंगित किया है। छोटा मेरा खेत कविता के आधार पर आपको बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है यहाँ पर आपको उत्तर देखने को मिल जाता है। मैं आपको पूरे के पूरे आंसर जो है पढ़कर बताऊंगा। अगर आपको कहीं भी लिखावट में समझ ना आए तो आप उसे सुनकर भी जरूर से लिख सकते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिए और अपने जो सहपाठी दोस्त है उसके साथ भी इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। चलिए यहाँ पर प्रश्न पहला को उत्तर, कवि की काव्य रचना को इस रस का अक्षय पात्र कहा गया है जिसका तात्पर्य है कि कविता में निहित सौंदर्य, रस, भाव आदि कभी नष्ट नहीं होते, वे अनंत काल तक कविता में विद्यमान रहते हैं। किसी भी काल अथवा युग का पाठक उस कविता को पढ़कर आनंदानुभूति प्राप्त कर सकता है, इसीलिए कविता को कवि ने रस का अक्षय पात्र कहा है। और यहाँ पर हमको उनका विशेषता भी बताना है। तो कवि ने रचना कर्म की इन विशेषताओं को इंगित किया है। पहला, साहित्य रचना का रस अलौकिक होता है। दूसरा में आपको लिखना है, साहित्य का रस कभी चूकता नहीं। तीसरा, साहित्य की रसधारा असंख्य पाठकों को रसानुभूति कराती है। चौथा लिखना है, उत्तम साहित्य काल चर्या होता है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक दूसरा आ जाएगा। उसके बाद, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे, समझकर लिखिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर आपको इस प्रकार से लिखने हैं, सिंधु सभ्यता का नगर सुनियोजित था जिसमें पानी की समुचित व्यवस्था थी, मुख्य सड़कें चौड़ी थी और अन्य छोटी थी। इस सभ्यता के लोगों का मुख्य काम खेती करना था। इन्हें तांबे और कांसे का पता था। जहां की खुदाई में मिले कांसे के बर्तन, चाक पर बने विशाल मिट्टी के बर्तन, उन पर की गई चित्रकारी, चौपट की गोटियां, कंघी, तांबे का दर्पण, मनके के हार, सोने के आभूषण आदि यह सिद्ध करते हैं कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी। ये लोग अपने यहाँ से निर्यात भी करते थे और बाहर से उनके वस्त्र आयात भी करते थे। यातायात के के लिए वे बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे। उनके भंडार हमेशा अनाज से भरे रहते थे। गेहूं, ज्वार, बाजरा, कपास आदि उनके मुख्य फसल थे। उनके घरों में गृहस्थी की उन आवश्यक सुविधाएं थी। वे साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते थे। उनकी कला कृतियों से पता चलता है कि वे सुरुचि संपन्न लोग थे और उन्हें सौंदर्य बोध का समुचित ज्ञान था। उनकी कला संस्कृति राजपोषी, धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। साधन संपन्न होने के बावजूद इस सभ्यता में भव्यता का आडंबर नहीं था, न ही वहां कोई भव्य प्रसाद था और न ही मंदिर। जहां तक कि राजाओं और महंतों की समाधियों में ही जहां नहीं थी। यहाँ की मूर्ति शिल्प या औजार छोटे थे, मकान भी छोटे थे और उनके कमरे भी छोटे थे। राजा का मुकुट भी छोटा और नाव भी छोटी थी। किसी भी वस्तु के किस सभ्यता में आडंबर का एहसास नहीं होता। इसलिए यह कहना सार्थक उचित है कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक दूसरा हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 3 में आपको उत्तर लिखना है, बगुलों के पंख कविता के सौंदर्य का प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर उसका उत्तर आपको लिखना है, बगुलों के पंख कविता में सहज और स्वाभाविक सुंदरता है। उसका भाव पक्ष जितना सुंदर है उतना ही कला पक्ष भी प्राकृतिक सौंदर्य का एक अनूठा प्रयोग है। इसमें सायंकाल को काले बादलों के मध्य आकाश में बगुले पंक्तिबद्ध होकर विहार करते हैं, जिसका
कवि चित्रण करता है। यह चित्रण बड़ा ही मनोहारी और आकर्षक है। कवि ने सहज सरल और सुकोमल पदावली का प्रयोग किया है। शब्द छोटे छोटे हैं। अनुनासिकता वाले शब्दों के कारण यह कविता बड़ी मधुर बन पड़ी है। आंखें चुराना मुहावरे का सफल प्रयोग किया गया है। पाती बंधे, हौले हौले, बगलों की पांखें जैसे प्रयोग बड़े ही कोमल बन पड़े हैं। पुनरुक्ति, प्रकाश तथा अनुप्रयास अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 आ जाता है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 में आपको एक लेटर लिखना है, जहां पर नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखिए कि आपके क्षेत्र में सड़कों पर बहुत सा पानी जमा है, जिससे डेंगू फैलने का भय है। तो यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है। अब और आपका नाम यहाँ पर लिखना है और आपका स्कूल या आपका गांव का नाम यहाँ लिखना है, और ये छत्तीसगढ़ तो आपको लिखना ही है। उसके बाद आपको यहाँ से कुछ इस प्रकार से लिखना है, क्षेत्रीय अधिकारी नगर निगम छत्तीसगढ़। उसके बाद आपको यहाँ पर विषय लिख लेना है, जल भराव की समस्या के समाधान हेतु। उसके बाद लिखना है, महोदय मैं छत्तीसगढ़ के रायपुर का रहने वाला हूँ। आप जहां भी रहते हैं वहां का लिखेंगे। इस पत्र के माध्यम से मैं आपको यह सूचित करना चाहता हूं कि मेरे मोहल्ले में जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण यहां लोगों को जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के पानी की वजह से पोखर जैसी स्थिति बन जाती है। सड़कों में गड्ढों में पानी के जमा होने से उनके मच्छर पनप रहे हैं, जिससे डेंगू का खतरा बढ़ रहा है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे मोहल्ले में पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था कराएं। आपके द्वारा की गई उचित कार्यवाही से रायपुर की जनता सदैव आपकी आभारी रहेगी। धन्यवाद लिख लेना है। उसके बाद भौदी लिख के आपका अपना नाम लिखना है और दिनांक, जिस दिनांक को आप लिखेंगे उस दिनांक को आपको लिख लेना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 आ जाता है, सिंधु सभ्यता का सौंदर्य बोध समाज पोषित था, अतीत में दबे पांव के आधार पर समझाइए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, उस काल के मनुष्यों की दैनिक प्रयोग की वस्तुओं को देखकर यह प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी के लोग कला प्रिय थे, वास्तुकला में वे अत्यधिक प्रवृत्त थे। यहाँ पर धातु तथा मिट्टी की मूर्तियां मिली है तथा चाक के बने बर्तन मिले हैं, जिन पर चित्र बने हुए हैं। वनस्पति, पशु पक्षी की छवियां, मोहरे, खिलौने, आभूषण, केश विन्यास, तांबे का बर्तन, कंघी तथा सुघड़ लिपि भी प्राप्त हुई है। ये सब उपलब्धियां इस सभ्यता के सौंदर्य बोध को प्रमाणित करती है। यहाँ भव्य मंदिरों, स्मारकों आदि के कोई अवशेष नहीं मिले। ऐसा कोई चित्र या मूर्ति प्राप्त नहीं हुई जिससे पता चले कि ये लोग प्रभुत्व तथा आडंबर प्रिय हो। यहाँ से प्राप्त सौंदर्य बोध जन सामान्य से जुड़ा प्रतीत होता है। लगता है कि यहाँ की कला संस्कृति को राजा तथा धर्म का कोई प्रश्रय नहीं मिला। इसीलिए यह कहना समीचीन होगा कि सिंधु सभ्यता का सौंदर्य बोध राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। इस प्रकार से आपका 5वां प्रश्न भी आपका हो जाता है। हालांकि जो प्रश्न क्रमांक 1 है और 2 है वो थोड़ा सा आपको ज्यादा लंबा देखने को मिला वीडियो को, इसलिए आप लोग लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसा जो आंसर है आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। आपको और कौन से विषय का आपको असाइनमेंट चाहिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। मैं आपका जरूर से आपका सहयोग जरूर से करूंगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग इस वीडियो को जरूर से लाइक कर लीजिए। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और किसी अच्छे कंटेंट के साथ फिर से मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।